नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, जैसे आपने थंबनेल देख लिया है, आज हम कर रहे हैं एसएसटी का पेपर 5 का सेक्शन बी। पेपर 6 का सेक्शन अपलोड हो चुका है, बी हम कर रहे हैं और बी सी डी बहुत जल्दी खत्म होगी, फिर हम लास्ट पेपर पे पहुंच जाएंगे। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो आपका एसएसटी का जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट होने को आया है। विद इन डे वो पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, एंड साइंस का कंप्लीटेड है, मैथ का चलता जा रहा है। तो आपके पास सारे के सारे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स जो है वो मैं देती जा रही हूँ। गुजराती वगैरह भी अपलोड होते जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। आपके पास सारी से प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अवेलेबल करवा देती हूँ। तो चलो बच्चों, भी देखते हैं कि सेक्शन बी पेपर 5 का क्या कह रहा है, क्योंकि अभी एग्जाम में बहुत कम टाइम है। ओके, सारे के सारे फेस्टिवल्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, तो अभी हम तो प्रिपरेशन में ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राइट अबाउट द पीपल ऑफ द ऑस्ट्रेलॉइड रेस, या तो फिर इसका दूसरे तरीके से क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्राइब विच कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली इन मेकिंग इंडियन कल्चर वेरीगेटेड एंड प्रॉस्पेरस। ठीक है, तो उस ट्राइब के बारे में बताओ जिसने इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड कर दिया है। मतलब वेरीगेटेड मतलब कि हर एक कल्चर अलग अलग है। ओके, तो उस ट्राइब के बारे में बताना है। तो दैट ट्राइब इज नथिंग बट द ऑस्ट्रेलॉइड ट्राइब। ओके, तो ये आपके पास एक ही क्वेश्चन के एक ही पॉइंट टॉपिक के दो टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है ना, बच्चे क्वेश्चन पे इतना फोकस नहीं करते, आंसर लर्न कर लेते हैं, बट एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि हम उसका आंसर लिख पाए। तो इसके लिए क्वेश्चन को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना हम आंसर को देते हैं। तो ये देखते हैं क्या है इसके अंदर। मैं इसमें पॉइंट्स लगाती जा रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट, अब ऑस्ट्रेलॉइड पीपल को हम निषाद पीपल भी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो है ये ट्राइब आई है साउथ ईस्ट एशिया से। ठीक है, कहाँ से आई है? साउथ ईस्ट एशिया से आई है ये। दूसरा हम बात करते हैं उनके फिजिकल फीचर्स का बेटा। तो उनके फिजिकल फीचर्स कैसे हैं? ब्लैक स्किन है विद अ ब्रॉड हेड। ओके, हेड जो है काफी ब्रॉड है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, नोज फ्लैट है और हाइट में शॉर्ट है। ओके, द आर्यन हु केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल देम निषाद। ठीक है, जो आर्यन, थर्ड पॉइंट। ठीक है, आर्यन इनके बाद आए थे और वो इस प्रजाति को, ओके, इस ट्राइब को निषाद के नाम से कहते थे। ये ट्राइब का ओरिजिन कहाँ से हुआ, मतलब कहाँ से वो बेसिकली आए थे इंडिया के अंदर, जो है दैट इज कोल, मुंडा, खासी, आसाम की ट्राइब, ठीक है, अंडमान निकोबार की ट्राइब, म्यांमार, इन सबकी ये सारे ट्राइब्स जो अपन ने देखे ना, मतलब इन जगहों पे, इन सबकी जो खासियत थी वो ये कि वो ऑस्ट्रेलॉइड से मिलते जुलते थे, या हम लोग ये कहें कि ऑस्ट्रेलॉइड इनसे मिलते जुलते थे। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलॉइड्स की जो ओरिजिन है, ठीक है, जो उनके फोर फादर्स रहे होंगे वो इन्हीं कुछ इलाकों में से रहे होंगे। फोर्थ पॉइंट, the contribution in the development of Indian culture and civilization is immense. ओके, फिफ्थ पॉइंट, दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, मिट्टी के बर्तन जो आज भी हम यूज़ करते हैं, मटके, एटलीस्ट मटका और दिया तो यूज़ करते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन, कॉटन क्लोथ, ठीक है, ये वाला भी यहाँ से आया था। और बहुत सारी स्किल्स हम लोगों ने इन्हीं से सीखी थी। और वी कुड से कि जो नई नई प्रजाति बनती जा रही थी वो कहीं ना कहीं इन्हीं का ही इवोल्यूशन था। एंड दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीफ टू। ठीक है, इनका रिलीजियस बिलीफ भी बहुत अच्छा था, लाइक प्रेयर्स वगैरह, वर्शिप, वो सब कुछ। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट एंड नेचर लवर सिंस एशियन टाइम। हाउ? ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि लोग जो हैं इंडिया के वो बहुत लाइक सदियों पुरानों से ही हम लोग जो है वो एनवायरमेंट और नेचर लवर हैं। किस तरीके से? तो आइए देख लेते हैं। देखिए, इंडियंस आर द एनवायरमेंट लवर्स, देयर लव फॉर नेचर कैन बी सी इन द आर्टिस्टिक वर्क्स, वर्शिप ऑफ ट्रीज। ठीक है, हम पीपल का ट्री, बनियान ट्री, तुलसी जो पौधा होता है वो, उन सब की हम पूजा करते हैं लिटरली। जो रिवर्स आती हैं, ठीक है, वो हमारे नेचुरल हेरिटेज का पार्ट है, उन्हीं को भी हम लोग सरस्वती माता, जो अभी बेसिकली सरस्वती नदी जो थी, जो भी लुप्त हो चुकी है, नहीं है, ठीक है, वो हो गए। गंगा नदी आपको पता ही है। तो इन सब नदियों को भी हम पूछते हैं। तो दैट मीन्स कि वी आर द एनवायरमेंट लवर्स। ठीक है, ये इन्हीं चीज़ों से पता चल जाता है। बनियान, पीपल ट्रीज, बेसिल और तुलसी का प्लांट, ठीक है, इन सबको वर्शिप किया जाता है इंडिया के अंदर। इट्स रिच वेजिटेशन प्रोड्यूसेस सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स। ओके, बहुत सारे हर्ब्स और मेडिकल प्लांट्स जो हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये हमारे इंडिया में। और आपको पता होगा एज पर द आयुर्वेदिक एंड नेचुरोपैथी, ठीक है, ये दो फील्ड हमको यही बताती है कि अगर हम नेचर के हिसाब से चलना शुरू करें ना, तो शायद हम कोई बीमार पड़ेंगे ही नहीं। ओके, वो ये सब कहते हैं। ओके, जैसे कि अभी ठंडी का टाइम है तो आप आंवला खा लो। ठीक है, आंवला खाओगे
तो आपके अंदर विटामिन सी आ जाएगा, तो आपको बीमारी नहीं होगी, खांसी वगैरह नहीं होगी, बाल नहीं झड़ेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हम हल्दी और अदरक, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये नेचर से तो हम चीज़ें ले रहे हैं ना, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैसे प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो मेडिसिन की तरह काम करते हैं। हरडे, आंवला, एलोवेरा, आर्दूसी, नीम, ये सब चीज़ें जो है हम मेडिकल पर्पज़ के यूज़ करते हैं। रोज़, लोटस, मोगरा, डामारो मतलब कि स्वीट बेसिल, ओके, फ्लावर, सनफ्लावर, चंपा, जूही, ये कुछ जो हैं उनकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि जिनको, ठीक है, पहले एक्चुअली आपको पता होगा कि जो रानियाँ होती थी यहाँ क्या, तो उनके जो भी उनका बाथ टब होता था, अभी की लैंग्वेज में बात करूँ मैं, ठीक है, तो उनके अंदर वो सारे के सारे ये जो रोज़ वगैरह के फ्लावर्स जो पत्ते होते थे, ठीक है, उनके पंखुड़ियाँ वो सब डाल देते थे, और उसके बाद जो है वो रानी उनके अंदर बैदिंग करते थे, ठीक है। तो ये एक प्रतीक है, अभी भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो उसके फ्रेगनेंस और उसकी जो भी क्वालिटी है, जब पानी में आ जाती है तो आपकी बॉडी में से कोई भी स्किन इन्फेक्शन ये वो नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत पहले से ही हैं, ओके बच्चा। तो ये सब चीज़ों को क्या हमने यूज़ भी किया है, इन सब की हम कदर भी करते हैं, ठीक है, इन सबको हम वर्शिप भी करते हैं। दैट्स वाई वी इंडियंस आर द एनवायरमेंट लवर्स और द नेचर लवर्स। Together, these plants have our lives beautiful, healthy and prosperous. As I told you, humans, animals, birds, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, यहाँ तक कि वेजिटेशन के बेस पर भी इन सब पे डिपेंड करते हैं। हमारा जो सोशल और रिलीजियस लाइफ है वो भी इन्हीं वेजिटेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आज देखो ना, रिलीजियस लाइफ अगर बात करते हैं, सोशल लाइफ बात करते हैं, तो हम सोशल लाइफ हम मिलजुल के काम करते हैं, किसान हैं, ठीक है, बेसिकली इंडिया तो किसानों का देश है। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है, ठीक है। अगर होली हम मनाते हैं तो अच्छा, एक नहीं 2-3 रीज़न होते हैं उसके पीछे, ठीक है। पोंगल जैसे अभी 13 अप्रैल को आता है, बैसाखी, तो ये इन सब के पीछे जो है वो ज़्यादातर जो होता है ना वो हमारा हार्वेस्टिंग और इन सब का पर्पस होता है। तो दैट मीन्स कि इंडियन वेजिटेशन के बेसिस पर भी देखा जाए तो हमारा रिलीजियस और सोशल फेस्टिवल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं दैट इंडियंस आर द नेचर लवर्स, ओके। नेक्स्ट 27, व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉलोड इन स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या प्रोसेस फॉलो होता है, देखो अब स्पिनिंग होता क्या, पहले तो अपन वो देख लेते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग अ स्मॉल कॉटन पीसेस फ्रॉम अ कॉटन बॉल्स एंड ज्वाइनिंग देम टुगेदर इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ स्पिनिंग, ठीक है। कॉटन पीसीज या कॉटन बॉल्स में से हम उनकी लंबी लंबी धागे बना लेते हैं और उन धागों को ज्वाइन कर लेते हैं, उसको हम स्पिनिंग कहते हैं, ताकि अपन को एक क्लॉथ मिल जाए, ठीक है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट, ठीक है। फाइबर्स निकाला जाता है, उनको ट्विस्ट किया जाता है, ट्विस्ट में ठीक है, चोटी बांधते हैं यूँ करके, ठीक है, वैसे ट्विस्ट किया जाता है। फिर ये फाइबर्स एक दूसरे के साथ एक यान बनाते हैं। अब ये चक्रा या हाथ दोनों से किया जाता है, लाइक डिपेंड ना, ठीक है। अभी देखो मशीनें भी आ गई हैं। Now, next, which design did artisans make on clay utensils, ठीक है। clay utensils में कौन सी डिज़ाइन जो है वो आर्टिजन्स बनाते थे। वेल देखो अभी बेसिकली देखा जाए तो मेटल तो बहुत टाइम के बाद इन्वेंट हुआ, ठीक है। तो मेटल वॉज नॉट इन्वेंटेड, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वॉज मेड अप ऑफ क्ले, ठीक है, सब क्ले से ही बनता था। पॉटर व्हील जो है वो बेसिकली जिसको हम देखा है ना अपने के व्हील यूँ घूमता रहता है और डिज़ाइनें बन जाती हैं कोई भी इक्विपमेंट्स की। तो ये जो है वो की इक्विपमेंट था, मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो खील को ठोकना होता है तो हथौड़े की ज़रूरत है, ठीक है। उससे कैसे अगर हमें क्ले की चीज़ें बनानी है तो पॉटर व्हील ये मेन इक्विपमेंट है। अगर ये ना हो ना तो आप कुछ भी चीज़ बना नहीं सकते हो क्ले में से। तो वहाँ से हम चीज़ें बना रहे हैं। क्ले जो है वो यूटेंसिल्स बनाने में काम आता था, जो ग्रेन्स को स्टोर करना है, मिल्क, दही, ठीक है, बटर मिल्क, उनमें बनाना उनको स्टोर करना, ये सब रहता था। जो हड़प्पा एज में, ठीक है, इन सब के ऊपर ना ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस या तो फिर कुछ ना कुछ स्केचेस जो थे वो यूटेंसिल्स के ऊपर ड्रॉ किए जाते थे, लगाए जाते थे, दैट इज़ द डिज़ाइंस, ओके। अब बेसिकली यूँ देखा जाए ना तो जो लास्ट पॉइंट है ना वही मेन आंसर है, इफ आई एम ओके, यही मेन आंसर है। बट इतना छोटा आंसर लिखेंगे नहीं, एटलीस्ट कुछ तो दिखाना हो ना, तो इसके लिए थोड़ा सा अपन क्ले के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कैथेड्रल्स, मतलब कि चर्चेज ऑफ गोवा, ठीक है, गोवा के चर्चेज के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, ठीक है, अलॉन्ग द पोर्टुगीज, वो इंडिया में आई थी और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को इंडिया के अंदर स्प्रेड किया था। पोर्चुगीज जो है वो गोवा को अपना हिंदुस्तान का गर्व, क्योंकि उन्होंने बेसिकली देखा जो क्रिश्चियनिटी वहीं से ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो वो उनके लिए प्राउड प्लेस था बेसिकली। और उन्होंने गोवा में बहुत सारे चर्चेज बनाए थे। अगर आप गोवा गए होंगे या सुना होगा, आपको पता होगा बहुत सारे चर्चेज है, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है बिकॉज ऑफ या तो उनका हिस्ट्री या तो कोई ना कोई फिल्म उनको उनके आसपास बनी होगी,
और कुछ जो है वो नॉर्मल, तो आपको ऑलमोस्ट रास्ते पे बहुत सारी चर्चेस मिल जाती हैं। द फेमस वन इंक्लूड, जिसमें ना कुछ फेमस भी हैं, तो जैसे कि चर्च ऑफ बेसिलिका ऑफ बॉम्बेसस एंड द बेसिलिका ऑफ द गॉड जीसस इन ओल्ड गोवा, ये आपको दो चर्चेस मिलेंगी। द रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर्स, वो अभी भी कॉफिन में अवेलेबल है, ठीक है। और बॉम जीसस, सॉरी, ठीक है। और वो उसके मतलब रेलिक्स मतलब कि जो उनकी, हम कैसे बोलते हैं, मम्मी, ठीक है, ऐसे ना, तो वो जो बॉडी होती है ना वो भी उनके अंदर प्रिजर्व है कॉफिन के अंदर। मिरेकुलसली हिज डेड बॉडी, ठीक है। और आप सोचो कि इनकी डेड बॉडी जो है वो इतने साल हो गए, कभी भी डिके नहीं हुई, डिकम्पोज नहीं हुई है। गोवा जो है वो पूरे दुनिया भर में देखा जाए तो ब्यूटीफुल बीचेस और चर्चेस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ कल्चर हेरिटेज इन अहमदाबाद, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लेस का पूरा लिस्ट बताना है, कल्चर हेरिटेज अहमदाबाद में कौन कौन से हैं। देखिए, इट हैज़ अ रिच एशियन हेरिटेज कंसिस्ट ऑफ द बादरा फोर्ट, जामा मस्जिद, मॉस्क ऑफ द क्वीन सिप्री, रोज़ा ऑफ सरखेज, कांकरिया तालाब या कांकरिया लेक, ओके, शेकिंग मीनारट मतलब कि झुमता मीनार, सिटी सैयद की जाली ग्रिल, टेम्पल्स ऑफ द हठी सिंह, ओके, मॉस्क ऑफ द क्वीन रूपमती, ये बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ठीक है, विच आर द हेरिटेज, मतलब जिनको हेरिटेज का पूरा दिया हुआ है। द शेकिंग मीनार्स आउटसाइड द सारंगपुर दरवाजा इन रायपुर, गोमतीपुर शेक्स व्हेन दे आर पुश, ठीक है, जब उनको पुश किया था तो लिटरली वो झूलती हैं। स्टिल नो वन इज एबल टू, ठीक, अभी तक कोई फाइंड नहीं कर पाया कि किस तरीके से वो शेक करती है, और ना ही वो अभी तक ब्रेक हुई है। एक होता है भाई जो टेढ़ी होती गई ढूंढ रही तो गिर तो जानी चाहिए, अभी तक गिरी भी नहीं है, अभी भी उसी प्रकार से वो हमें दिखती हैं। सिद्दी सैयदनी जाली जो है वो फेमस है फॉर द वेजिटेशनल जोमेट्रिकल माइन्यूट कार्विंग, ठीक है, छोटी छोटी सी उनके अंदर डिज़ाइंस की गई हैं जो जोमेट्रिकल वेजिटेशंस के को मिलाकर है। तो दीज आर द प्लेसेस ऑफ द कल्चर हेरिटेज। नेक्स्ट, विच एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो उन्होंने अपने हाथ में ले लिए, किसने, ASI ने। ओके, अब देखते हैं क्या है। द गवर्नमेंट फ्रेम्ड एशियन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेंट्स एक्ट 1958। अब इनका काम है कि वो गाइडलाइन भी इशू करे, ठीक है, किस तरीके से जो हमारे आर्टिस्टिक वर्क्स है, एंटिक्स, ठीक है, रिलीजियस प्लेसेस है, हिस्टोरिकल मेमोरीज हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, कैसे उनको प्रिजर्व करना है। ये जो इंस्टीट्यूट है वो ये भी इंश्योर करता है कि कोई भी इंसान या कोई भी एजेंसी जो है वो कोई भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, ठीक है, विदाउट उनकी परमिशन नहीं कर पाएंगे। एक्सकेवेशन मतलब कि जैसे वो ना कील और हथौड़ा लेके जाते हैं, तोड़ 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 करते हैं, अंदर से क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है, कार्बन डेटिंग मेथड ये सब करते हैं, तो ये उनकी परमिशन चाहिए, ऐसे नहीं कर सकते हैं वो। तो इससे क्या होगा ना कि जो एक्सकावेशन होगा, ठीक है, वो जो इलीगल तरीके का किया जाता है उसको स्टॉप कर देंगे और अनएथिकल चीज़ें वहाँ पे नहीं हो पाएंगी, और इस तरीके से हम हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ नियरली 500 मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो 5,000 मॉन्यूमेंट्स और साइट्स जो है वो उनके प्रोटेक्शन के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं संगमेश्वर टेम्पल या पापनाशम टेम्पल इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, were going to be submerged into sea due to the construction of the Nagarjuna Sagar multipurpose project। अब जब वो प्रोजेक्ट चल रहा था ना ये वाला, तो उसकी वजह से वो दोनों टेम्पल समुद्र के अंदर, नदी के अंदर जो था वो डसने जा रहे थे। देयरफॉर दीज टेम्पल्स, ठीक है, इन टेम्पल्स को जो है वो शिफ्ट किया गया है टू आलमपुर एट द महमूद नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये सारा वो देखते हैं कि कहीं पे कुछ खतरे की निशानी लगती हो तो ऐसा कुछ कर लें कि वो प्रिजर्व हो जाए। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक्स्ट्रा में, नेम द मेजर म्यूजियम्स इन गुजरात, ठीक है, गुजरात में म्यूजियम्स का नाम दो। लाल भाई दलपत भाई म्यूजियम, LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियोलॉजी अहमदाबाद में है, गुजरात में। ओके, श्री महावीर जैन, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड। ओके, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा सर्कल, गांधीनगर, गुजरात। श्री हेमचंद्र आचार्य लाइब्रेरी पाटन में, गुजरात। एंड वडोदरा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी, वडोदरा, ठीक है, डन। नेक्स्ट, समझ आ रहा है बच्चा, क्लियर हो रहे सारे आंसर्स। ओके, चलिए बताते जाइएगा कि कैसे लग रहा है आपको सेशन, लाइक करते जाइएगा, वीडियो सुनते सुनते साथ साथ में लाइक भी करते जाइए, थोड़ा थोड़ा मेरा भी काम करते जाइए, और अच्छा लग रहा है तो आपके फ्रेंड्स को ऑन द स्पॉट वीडियोज़ को शेयर कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
व्हाट इज मीन्ड बाय द बायो रिजर्व जोन। ठीक है, बायो रिजर्व जोन का मतलब क्या होता है? देखो, बायो रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्वर ये बेसिकली एक लार्ज एरिया होगा लैंड का, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क, सेंचुरीज जो होंगे वो या रिजर्वर्स अच्छे तरीके से मेंटेन होंगे। ये जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली पूरे दुनिया भर में देखा जाए ड्यू टू द मैनी फैक्टर्स, ग्लोबलाइजेशन बोल दो, ये बोल दो, ग्लोबल वार्मिंग बोल दो, ठीक है, इनकी वजह से बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो बेचारे बर्ड्स एनिमल्स खतरे में आ गए हैं, यहाँ तक कि प्लांट्स भी। तो उनको प्रिजर्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको कंजर्व करना ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत सारे देशों ने मिलकर, ठीक है, एक ट्रीटी बनाई थी, ट्रीटी बनाई, एग्रीमेंट बनाया था कि भाई हम हमारे एनिमल्स को प्रिजर्व करेंगे, ठीक है, और उनकी प्रजातियों को हम लोग ग्रो करते जाएंगे, लाइक उनको ब्रीडिंग करवा के उनकी जो पॉपुलेशन को ग्रो करेंगे। तो इसके लिए लिखा हुआ है इट इज़ एस्टेब्लिश एज पर द इंटरनेशनल नॉर्म्स, ठीक है, जो उन्होंने बनाए थे उस रूल्स के हिसाब से। द पर्पस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्वर इज टू प्रोटेक्ट द फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन, ठीक है, जो भी रीजन है, जो भी इलाका है, उसके इलाके का कल्चरल डाइवर्सिटी और फिजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है। ये प्रोटेक्ट करेगा इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, एनिमल्स को, ठीक है, उस एरिया के लैंड को, यहाँ तक कि वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल को भी, क्योंकि अगर एक भी चीज़ इम्बैलेंस हो जाती है तो उस इकोसिस्टम को, ना, तो वो इकोसिस्टम के हिसाब से उसके पीछे 1000 चीज़ों के अंदर इम्बैलेंस आना स्टार्ट हो जाता है। गवर्नमेंट कंडक्ट्स प्रोग्राम्स फॉर एनकरेजिंग रिसर्चेस एंड ट्रेनिंग अबाउट द बायोस्फीयर, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन मूवमेंट नहीं होता है, ओके, नो वन इज अलाउड एक्सेप्ट द अथॉरिटीज़। The average area of the such zone is more than 5,000 kilometer square. Nilgiri, Gulf of Mannar, Great Nicobar, सुंदरबन, पंचमढ़ी, ओके, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर से इंडिया के। रन ऑफ कल गुजरात को अभी बायोस्फीयर डिक्लेयर किया गया था इन द 2008, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट, स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, ठीक है, फॉरेस्ट अगर डिस्ट्रक्ट होता है तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये इम्पैक्ट कोई एक जगह पे नहीं होता, द इम्पैक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इज वाइड स्प्रेड, ओके। सेकंड, इसमें क्या होगा ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब विद द रिमूव्ड ऑफ द फॉरेस्ट कवर द सॉइल, अगर हम फॉरेस्ट को रिमूव कर लेंगे तो जो सॉइल उसके जड़ों के साथ चिपकी हुई थी वो कैसे हो जाएगी, इरोड हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। बंजर हो जाएगी तो सीधी सी बात है, अनफर्टाइल हो जाएगी, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ओके। अगर हम बात करते हैं इन द पेनिनसुलर इंडिया, फॉरेस्ट एरिया हैज़ डिक्रीज लार्जली, ठीक है, ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, और इसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना अबॉर्ड, मतलब अपना घर जो है वो खो चुके हैं। सीधी सी बात है ना, एनिमल्स के लिए उनका घर वो जंगल ही है, हमने जंगल काट लिया तो उनका हमने उनको बेघर कर लिया है, जिसकी वजह से यही वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो पहुंच जाते हैं घूमते घूमते खाने की तलाश में अर्बन एरियाज में, ठीक है, इन द सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। फिर हम कहते हैं कि देखो घरों में घुस गए हैं, घरों में शेर आ गया, ये आ गया, वो घरों में नहीं आए, ठीक है, हमने उनका घर उनसे छीन लिया है। इसके लिए वो अपनी सर्वाइवल के लिए ढूंढते हैं, उनको कोई शौक नहीं है आपको आके झपेट के खाने का, सीधी सी बात है, ठीक है। ये हमारी गलती है जिसकी वजह से हम भुगत रहे और फिर इल्ज़ाम उन्हीं पर ही लगा रहे हैं। मोर इंसेंस आर रिकॉर्डेड ऑफ द कार्निवस एनिमल्स किलिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, ये देखने को आया है। अब देखो, जनरली जंगल के आसपास गांव होता है, ठीक है, गांव में सब लोग गाय बकरी ये सब पालते ही हैं, ओके। तो अभी वो एनिमल्स जब आते हैं वाइल्ड एनिमल्स, तो वो भूख के कारण इन्हीं को ही अटैक कर लेते हैं, ठीक है, फिर गाय को अटैक कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो ये सब चीज़ें रहता है। तो ये बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। देखो, किसी का भी घर छीन लेंगे तो उनको, हमसे अगर हमारा घर छीन लिया जाए तो हम भी तो आक्रोश में आ ही जाएंगे। तो सेम विद दैट वन। और ये क्यों हो रहा है, घर छीनना मतलब कि फॉरेस्ट का निकाल जाना, ठीक है, मतलब कि फॉरेस्ट को अपन डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच स्टेट्स इन इंडिया प्रोड्यूस मैंगनीज, ठीक है, नाम दिए हुए हैं, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गोवा, ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। मैंगनीज जो है वो आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और गुजरात में भी मिलता है। नेक्स्ट, स्टेट द यूज ऑफ कोल। सबसे पहले कोल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ द फ्यूल इन ट्रेन्स एंड स्टीमर्स। दूसरा, इसी से ही हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तीसरा, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर द कुकिंग फ्यूल। चौथा, अगर हम देखते हैं तो इसमें से जो कोलतार और अमोनिया गैस निकलता है, ठीक है, उनको हम लोग और बहुत सारे पर्पसेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर सम यूजेस ऑफ द कोल। नेक्स्ट 34,
वेयर आर द सेंटर्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लोकेटेड इन गुजरात। ठीक है, गुजरात के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है? अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर, भरूच, ये 4 मेन सेंटर्स हैं गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मेंशन सेंटर्स ऑफ पेपर इंडस्ट्री ऑफ गुजरात। ठीक है, गुजरात का पेपर इंडस्ट्री बताना है। तो अब बेसिकली अगर आप टेक्स्ट बुक में देखें ना, तो टेक्स्ट बुक के अंदर इंडिया में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे पेपर इंडस्ट्री है। गुजरात का इतना ज़्यादा वर्णन नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको दोनों चीज़ें दे दी हैं। एक बार अपने स्कूल की मैम से या जो भी आपके स्कूल के टीचर उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने दिए दोनों आंसर, बोथ आंसर एक्यूरेट, पर मैंने पहला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, दूसरा दिया हुआ है गुजरात के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, हरियाणा, यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, इन जगह पे पेपर इंडस्ट्री के मेन सेंटर्स हैं। बात करते हैं गुजरात के अंदर, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वापी, वलसाड़, वडोदरा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म। इंसर्जेंसी मतलब रेबिलियन। ठीक है, रेबिलियन और टेररिज्म में क्या डिफरेंस है? देखो, रेबिलियन मतलब कि बगावत करना, कोई चीज़ गलत हो रही है उसके लिए आप आवाज़ उठा रहे हो, उसको बगावत करना बोलते हैं। ठीक है, टेररिज्म जो होता है वो थ्रेटनिंग करके बहुत ज़्यादा नुकसान करना। तो बेसिकली हम देखें ना, तो बगावत और टेररिज्म में बहुत हल्की सी लाइन है, और वही हल्की सी लाइन को अपन यहाँ पे डिफरेंस करके बता रहे हैं क्या है। देखो, रेबिलियन जो है वो नेशनल प्रॉब्लम है। ठीक है, समझो कि आज अपने देश में कोई एक कानून आ गया, ठीक है, और वो कानून हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है कि वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, स्ट्राइक्स। कई बार देखो ना, बस की स्ट्राइक हो गई, ठीक है, वर्कर्स स्ट्राइक पे आ गए, फार्मर्स बीच में स्ट्राइक पे आ गए, तो ये स्ट्राइक पे ना इज अ काइंड ऑफ द रेबिलियन। ठीक है, वो बगावत कर रहे हैं कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तो वो नेशनल प्रॉब्लम है। जबकि टेररिज्म क्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम। हर एक देश में, ठीक है, टेररिज्म का डर तो रहता ही है। ठीक है, कोई ना कोई कंट्री घुस के जो भी दुश्मन होती है, ठीक है, उनके लोगों को मार देती, तो इससे ग्लोबल प्रॉब्लम। बात करते हैं, इट इज़ स्प्रेड ऑन द रीजनल लेवल अगेंस्ट ओन गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने कहा ना कि हम नाराज़ है हमारी गवर्नमेंट से क्योंकि हमें उनका कोई कानून पसंद नहीं आया होगा। बट टेररिज्म क्या है, इट इज़ अगेंस्ट ओन कंट्री और एट अदर कंट्रीज एंड इट स्प्रेड इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो इस तरीके से ऑलमोस्ट अगेंस्ट अदर कंट्रीज ही होता है। ठीक है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया का हुआ था। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गया है। ओके, इंडिया के अंदर पाकिस्तान का टेरर, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। इट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल। ठीक है, जैसे मैंने कहा फार्मर्स वगैरह लोकल पीपल ही हैं जो ये चीज़ करते हैं, और यहाँ पे मे बी टेररिज्म में उनको लोकल सपोर्ट मिलता भी हो नहीं भी मिलता हो, वो अंदर की बात है। ठीक है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ रिबेलियन। अब इसमें क्या होता है ना कि कोई भी, जैसे मैंने कहा था कि फार्मर्स ने किया स्ट्राइक, तो वो एक जगह के फार्मर्स थे, समझो पंजाब के थे, तो वो वाला जो रीजन है उसके अंदर डेवलपमेंट उस टाइम तक तो रुक जाएगा ना, फिर वो महीना चलता है, 3 महीने चलता है, वो डिपेंड करता है कि उनकी फरमाइशें क्या है, गवर्नमेंट कितना उनके डिमांड्स को फुलफिल करती है। जबकि यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यहाँ पर तो पूरा का पूरा कंट्री का डेवलपमेंट सफ़र करता है, जहाँ पे डेवलपमेंट सफ़र कर रहा है किसका, स्टेट का। ठीक है बच्चा, तो ये हो गए आपकी डिफरेंसेस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, लाइक कर लिया ना, लाइक कर दीजिए फटाफट से, फिर आप भूल जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा डीपली घुस जाते हैं कि ये लर्न करना है, फिर आप मेरा भी थोड़ा काम नहीं करते हैं। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, फिर आपका वीडियो ख़त्म हो जाएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा समझाना आपको समझ में आया। ओके, तो द राइट शॉर्ट ऑन टेररिज्म अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक है, टेररिज्म में ग्लोबल प्रॉब्लम है कैसे? देखो, इन द 21st सेंचुरी टेररिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो चुकी है ह्यूमन सोसाइटी के लिए। दैट्स व्हाट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ओके, टेररिज्म लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो लोगों के अधिकार हैं वो उनसे छीने जाते हैं। ओके, खून खराब हो जाता है, डिस्ट्रक्शन होता है, लोगों के अंदर डर पैदा हो जाता है, वायलेंस आ जाता है, पूरा दिन टेंशन होता है कि कोई घर पे आके गोली ना मार के जाए, कुछ भी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो डर रहता ही है। ओके, ऑल्दो टेररिज्म हैज़ नो कनेक्शन विद एनी रिलीजन। ठीक है, कोई रिलीजन सेक्टर से कोई कनेक्शन नहीं होता है, बट फिर भी वो कोई ना कोई ज़बरदस्ती का लिंकिंग बिठा लेते हैं रिलीजन के साथ, और टेररिस्ट जो है, ठीक है, वो इस तरीके से एक्टिविटीज़ में चल जाते हैं। टेररिस्ट एक्चुअली दे आर गेटिंग इंडल्ज इन द कावर्डाइज एंड हेटफुल एक्ट। ठीक है, डरपोकपन, ठीक है, नफरत, ये सब चीज़ें बेसिकली वो खुद ही देखा जाए तो वो आज हम नकाब पहन के आते हैं, ठीक है, डरते हैं, खुलेआम तो आते हैं नहीं, पीठ पीछे वार की जाती है। ठीक है, नफरत उनके अंदर इतनी बड़ी
ज़्यादा डली होती है, उनके दिमाग में ब्रेन वॉश किया जाता है, जिसकी वजह से वो पत्थर हो जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर ज़रा सा भी करुणा रहती नहीं है। टेररिज्म इज़ एन हिंड्रेंस ऑफ अ नेशनल प्रोग्रेस, ठीक है, किसी भी कंट्री में अगर टेररिज्म ज़्यादा हद से बढ़ जाता है तो उनका प्रोग्रेस रुक जाता है, क्योंकि अगर किसी कंट्री में टेररिज्म ज़्यादा है तो कोई और कंट्री आपसे दोस्ती भी नहीं करेगी। उनको ऐसा होगा कि ये देश इनका दुश्मन है, कल को मैं इनसे दोस्ती करूँगा तो मेरा भी दुश्मन हो जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए कोई देश आपसे दोस्ती भी नहीं करेगा, तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। टेररिज्म जो है इट इज़ रिलेटेड टू वायलेंस, ठीक है, सीधी सी बात है, सीधा लिव एंड लेट लिव वाला होता है, विच ओपनली वायलेंस प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, हमारा अधिकार क्या है, जियो और जीने दो, पर ये तो है ही नहीं ना, ठीक है, हम दोनों को मार देंगे, ठीक है, तो वो तो इनके अंदर आता ही नहीं है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 4th पॉइंट, ठीक है, 5th पॉइंट 6, टेररिज्म इज एन ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है आज सुबह उठे और बस बंदूक चला के उठा ली, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्लान्ड होता है, ठीक है, न जाने कितने सालों का प्लानिंग किया जाता है इसके एक एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए। टेररिस्ट जो है वो सुसाइड अटैक्स, थ्रोइंग बॉम्ब, ठीक है, हाइडिंग वेपन्स, किडनैपिंग, हाईजैकिंग ऑफ प्लेन, सुसाइड अटैक्स, इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, तो यही तो सारे इलीगल काम करते हैं वो, और फिर धीरे धीरे लोगों के अंदर डर पैदा कर लेते हैं। ओके, और इसका डर एक्चुअली में इतना होता है ना कि अगर कभी किसी ने अपने जीवन में देखा हो टेररिज्म, ओके, तो वो इंसान कभी भूल नहीं पाता है। जैसे कि जब मैं छोटी थी तो तब प्लेन हाईजैक हुआ था, 2008 की बात है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, तो प्लेन हाईजैक हुआ था, तो वो वाली सीन अभी तक हमारे दिमाग में है, जो पूरा दिन न्यूज़ में रहता था, और पूरे इंडिया में जो है वो एक जगह से जगह कर्फ्यू हो जाएगा, मतलब बिल्कुल, ठीक है, दिसंबर में हुआ था, 16 दिसंबर से हुआ था, 25 दिसंबर को कुछ रिलीज़ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। तो ऐसे जब अब जैसे मैंने आपसे शेयर किया, हमने देखा था ये, ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा टेररिज्म एक्चुअली डर फैलाना, ठीक है, तो वो इंसान कभी भूल नहीं पाता है उन चीज़ों को। वेल, तो ये थोड़ा सा मैंने ज्ञान दिया ताकि थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगे। कई बार क्या होता है ना कि ऐसी जब कहानियाँ एक टीचर आपको बताती है ना, तो एक तो नॉलेज आपका बढ़ता है, नो डाउट, दूसरा मज़ा आता है, और तीसरा ये होता है कि जब आप उस चीज़ को स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं, एग्जाम में लिखते हैं ना, तो थोड़ी वो कहानियाँ जब याद आती हैं ना, तो आपको आंसर ईजिली ऑटोमेटिकली आपको पूरे याद आने लगते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है आंसर्स को रिमाइंड करने का, रिवाइज करने का एंड रिकॉल करने का। तो वेल बच्चों, कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग इसके नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।